नमस्कार दोस्तों। सोफे के संसार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दार्शनिक का वो पत्र पढ़ा जिसमें उसने प्लेटो के विषय में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग अरस्तु के बारे में जानेंगे। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था और उसकी एकेडमी में लगभग 20 वर्षों तक रहा। अरस्तु प्लेटो की एकेडमी में तब आया था जब प्लेटो लगभग 61 वर्ष का हो गया था। अरस्तु के पिता एक डॉक्टर थे, इसलिए उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण विरासत में पाई थी और संभवतः यही कारण है कि उसकी रुचि प्रकृति के अध्ययन में ज्यादा थी। वह न केवल अंतिम यूनानी दार्शनिक था, अपितु वह यूरोप का पहला महान वनस्पति शास्त्री भी था। अरस्तु प्लेटो के इस विचार से सहमत नहीं था कि इस दुनिया से बाहर कहीं कोई दूसरी विचार जगत की दुनिया है जहां पर सारी चीजें आदर्श स्थिति में रहती हैं। प्लेटो का मानना था कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो एक विचार जगत में रखी आदर्श वस्तुओं की छाया है या कॉपी है। उदाहरण के लिए वो कहता है कि इस प्राकृतिक जगत में घोड़े कई प्रकार के होते हैं। उनका आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है। वे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। परंतु विचार जगत में एक आदर्श घोड़ा होता है जो स्थायी रूप से वहां स्थापित है और इस प्रकृति में उपलब्ध या पैदा लेने वाले सारे घोड़े उसी विचार जगत के घोड़े की प्रतिछाया है। इस प्रकार पहले घोड़ा विचारों में आया और उसके बाद उसकी प्रतिछाया प्रकृति में बनाई गई। अरस्तु प्लेटो के इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। अरस्तु का कहना था कि पहले मनुष्य प्रकृति में घोड़ों को देखता है। हम घोड़े को पैदा होते, जन्म लेते और मरते देखते हैं, घोड़े को अन्य क्रियाकलाप करते देखते हैं और इस अवलोकन के द्वारा हम घोड़ों के बारे में एक अवधारणा बनाते हैं और फिर हमारे विचार जगत में घोड़े का जन्म होता है कि आदर्श घोड़ा ऐसा होना चाहिए। अर्थात जहां प्लेटो विचार जगत के अस्तित्व को आदर्श मानता था, वहीं अरस्तु विचार जगत के अस्तित्व को काल्पनिक मानता है। इसको प्लेटो के गुफा वाले मानव के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। प्लेटो के उदाहरण में गुफा में जो मनुष्य रहते हैं वे गुफा के बाहर रहने वाले मनुष्यों और प्रकृति के दूसरे क्रियाकलापों की छाया गुफा की दीवार पर देखते हैं और ये वे समझते हैं कि यही असली दुनिया है, जबकि वास्तविक दुनिया गुफा के बाहर है जो आदर्श रूप में स्थापित है। और इसी कारण प्लेटो का गुफा मानव गुफा से बाहर जाकर वास्तविक दुनिया देखना चाहता है, जबकि अरस्तु का मानना है कि गुफा के अंदर की दुनिया ही वास्तव में वास्तविक दुनिया है। गुफा के अंदर रहने वाला मानव गुफा के अंदर की दुनिया को देखता है और चूंकि यह दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो वह कल्पना करता है कि आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए और इस प्रकार वो बाहर प्राकृतिक में आदर्श दुनिया की कल्पना करता है। हम अरस्तु के विचार को हिंदू धर्म में प्रचलित स्वर्ग और धरती लोक के मान्यता से समझ सकते हैं। अरस्तु के अनुसार गुफा के अंदर की जो दुनिया है वो पृथ्वी लोक की दुनिया है और गुफा के बाहर जो दुनिया है वह स्वर्ग है। और स्वर्ग में सभी चीजें अपनी आदर्श स्थिति में होती हैं। परफेक्ट घोड़ा, परफेक्ट मनुष्य, परफेक्ट पेड़ और दूसरी सभी चीजें अपनी आदर्श स्थिति में रहती हैं। समझने वाली बात यह है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है कि इस सृष्टि का वास्तविक और संचालक कारण ईश्वर है। बस उन दोनों की अवधारणाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्लेटो मानता है कि ईश्वर ने एक स्वर्ग में एक आदर्श दुनिया बनाई जहां पर सभी चीजें परफेक्ट रूप में उपस्थित है। हालांकि उसने स्वर्ग शब्द का नाम नहीं लिया था, वो विचार जगत की बात करता है कि विचार जगत में सभी चीजें आदर्श रूप में उपस्थित हैं और उन आदर्श की प्रतिछाया के रूप में प्रकृति में चीजें बनाई गई। जबकि अरस्तु का मानना है
कि ईश्वर ने पहले प्रकृति में ही चीजें बनाई और प्रकृति के अवलोकन से, प्रकृति में होने वाले जीवों के अध्ययन से मनुष्य ने एक आदर्श लोक की कल्पना की। प्लेटो के विचारों के सिद्धांतों से सही समीकरण बना लेने के उपरांत अरस्तु ने तय किया कि यथार्थ विभिन्न अलग अलग वस्तुओं से बना है और इनमें ही रूपाकार तथा सार तत्व की एकता है। सार तत्व वे चीजें हैं जिससे कोई वस्तु बनती है, जबकि रूपाकार किसी चीज का अपना विशिष्ट लक्षण होता है। अर्थात कोई चीज किन पदार्थों से बनी है वह उनका सार तत्व है, जबकि उसका विशिष्ट लक्षण क्या है वह उसका रूपाकार या मॉडल है। उदाहरण के लिए एक मुर्गी। मुर्गी का रूपाकार या मॉडल यह है कि वह पंख फड़फड़ाती है, कुकड़ू करती है, अंडे देती है। यह उसका विशिष्ट लक्षण है। जबकि मुर्गी जिन पदार्थों से बनी है वह उसका सार तत्व है। यदि मुर्गी मर जाती है तब भी उसका सार तत्व उपस्थित रहता है, लेकिन अब वह कुकड़ू को नहीं करेगी, इसलिए अब हम उसे मुर्गी नहीं कह सकते। आगे अरस्तु ने प्रकृति में होने वाली घटनाओं या चीजों के अंतिम कारण की व्याख्या की है। अर्थात प्रकृति में जो कुछ भी होता है उसका उद्देश्य या कारण क्या है, और इसमें वो मनुष्यों के अस्तित्व को या जीव जगत के अस्तित्व को प्राथमिकता देता है। उदाहरण के लिए वर्षा क्यों होती है? अरस्तु का मानना है कि वर्षा इसलिए होती है ताकि पौधे और जानवरों को बढ़ने के लिए वर्षा की पानी की जरूरत है। इसे वह अंतिम कारण कहता है। अर्थात वर्षा इसलिए होती है कि पौधे बढ़ें, जानवर पानी पी सकें। सेब और संतरे इसलिए होते हैं ताकि लोग उन्हें खा सकें। इसे ही अरस्तु अपना अंतिम कारण का सिद्धांत कहता है। लेकिन आज के वैज्ञानिक तर्क इस प्रकार नहीं है। हम जानते हैं कि भोजन और पानी मनुष्य और पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमें ये सब न मिले तो हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। किंतु संतरों और पानी का उद्देश्य यह नहीं है कि वो हमारा भोजन बने। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि हम अरस्तु के अंतिम कारण के सिद्धांत से बहुत हद तक सहमत नहीं हो पाते हैं। दुनिया में चीजों को पहचानने के हमारे तरीके की व्याख्या उपलब्ध कराने में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित रूपाकार और सार तत्व के बीच का भेद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम चीजों को ढूंढ लेते हैं तो हम उन्हें विभिन्न समूहों या श्रेणियों में वर्गीकृत कर देते हैं। मैं एक घोड़ा देखता हूँ और फिर दूसरा और कई और। सारे घोड़े एक जैसे नहीं हैं, किंतु वे आपस में कोई समानता रखते हैं और यह समानता घोड़े का रूपाकार है। अन्य जो कुछ विभेदक या निजी है वह घोड़े के सार तत्व से संबंध रखता है। इस प्रकार हम सब चीजों को पहचान कर उन्हें अलग अलग कोष्ठों में बंद करते चले जाते हैं। हम गायों को गौशाला में, घोड़ों को अस्तबल में, सुअरों को सुअरों के बाड़े में और मुर्गियों को जालियों में बंद कर देते हैं। अर्थात हम प्रकृति में उपस्थित सभी चीजों का वर्गीकरण करते चलते हैं। हम जीवित और मृत चीजों को, जैसे पत्थर, लकड़ी आदि, अलग अलग रखते हैं और ऐसे ही हम सब्जी, जानवर और मनुष्यों में भेद करते हैं। अरस्तु एक ऐसा कुशल संयोजक था जिसने हमारी धारणाओं को स्पष्ट करने का बीड़ा उठाया। वास्तव में उसने तर्क के विज्ञान की नींव रखी। उसने वैध प्रमाणों और निष्कर्षों को संचालित करने वाले कई सारे नियम सिद्ध किए। उदाहरण के लिए, यदि मैं यह स्थापित कर दूं कि सारे जीवित प्राणी नाशवान हैं और हर्मीज, जो कि एक कुत्ता है, जीवित प्राणी है, तो फिर मैं इस ज्ञान से निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि हर्मीज भी नाशवान है। इस प्रकार अरस्तु ने तर्क के विज्ञान की भी नींव रखी। समय समय पर अरस्तु हमें याद दिलाता है कि एक ईश्वर होना चाहिए जिसने प्राकृतिक जगत में गति की शुरुआत की। अतः प्रकृति के पैमाने में सबसे ऊपर ईश्वर को ही होना चाहिए। अरस्तु ने कल्पना की कि सितारों और ग्रहों की गति पृथ्वी पर सारी गति को निर्देशित करती है, किंतु कोई चीज होनी चाहिए जो इन आकाशीय ग्रह नक्षत्रों को गति प्रदान करती है। प्राइम मूवर या प्रथम संचालक स्वयं तो आराम कर रहा है,
किंतु यह आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की गति का औपचारिक कारण है और इस प्रकार प्रकृति ही सारी गति का कारण है। अरस्तु का नैतिकता संबंधी विचार। अरस्तु के अनुसार मनुष्य का रूपाकार एक आत्मा का बना है जिसके तीन भाग होते हैं, एक पौधे जैसा भाग, एक जानवर जैसा भाग और एक तार्किक विश्लेषण करने वाला भाग। अब वह पूछता है कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, तो उसका उत्तर है मनुष्य अपनी सारी क्षमताओं और योग्यताओं का उपयोग करके ही सुख प्राप्त कर सकता है। अरस्तु सुख को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है। सुख का पहला स्वरूप है आनंद या मनोरंजन, दूसरा है एक जिम्मेदार और स्वतंत्र नागरिक का, और तीसरा प्रकार है प्रसन्नता सुख या एक विचारक और दार्शनिक जीवन का सुख। अरस्तु इस बात पर जोर देता है कि सुख और तृप्ति पाने के लिए इन तीनों मापदंडों का एक ही समय में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। यही चीज मानवीय संबंधों पर भी लागू होती है। अरस्तु एक स्वर्णिम माध्य की बात करता है। हमें ना तो कायर होना चाहिए और ना ही अधिक साहसी। हमें ना तो कंजूस होना चाहिए और ना ही फिजूल खर्ची करने वाला। हमें चीजों में एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब यहाँ अरस्तु के स्वर्णिम माध्य की बात करते हैं तो यहाँ बुद्ध का मध्यम मार्ग भी प्रासंगिक हो जाता है और वह भी मध्यम मार्ग की वकालत करते थे। संतुलन और आत्मनियंत्रण के व्यवहार द्वारा ही मैं सुखी और समन्वयपूर्ण जीवन प्राप्त कर सकता हूँ, अरस्तु का ऐसा मानना था। अरस्तु का राजनीति संबंधी विचार। आपको प्लेटो का दार्शनिक राज्य अवश्य याद होगा, जिसमें एक दार्शनिक द्वारा राज्य का संचालन किया जाता है। राज्य के संगठन के विषय में अरस्तु का मानना है कि राज्य तीन रूपों में संचालित किया जा सकता है। पहला है राजशाही या मोनार्की, अर्थात एक राजा का शासन। परंतु इस प्रकार के राज्य के सफल होने के लिए राजा का व्यक्तिगत चरित्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य का दूसरा प्रकार है कुलीनों का शासन या कुलीन सरकार, जिसमें शासकों का एक छोटा सा समूह जनता पर शासन करता है, लेकिन इसके भी भ्रष्ट होने के चांस हैं। उदाहरण के लिए जुंटा अथवा सैन्य शासन। शासन का तीसरा और सबसे अच्छा स्वरूप है प्रजातंत्र। अरस्तु प्रजातंत्र के विषय में कहता है कि प्रजातंत्र एक अच्छा शासन का प्रकार हो सकता है, परंतु इसका नकारात्मक पहलू यह है कि यह बहुत तेजी से भीड़ के राज्य में बदल सकता है। अरस्तु का स्त्रियों के संबंध में विचार। स्त्रियों के संबंध में अरस्तु का मानना था कि एक स्त्री एक अधूरा पुरुष होती है। बच्चा उत्तराधिकार में केवल पुरुष के लक्षण ही प्राप्त करता है, ऐसा अरस्तु का दावा था। स्त्री धरती होती है जो बीज प्राप्त करती है और उसे पैदा करती है, जबकि पुरुष उसे बोने वाला। अरस्तु की भाषा में पुरुष रूपाकार प्रदान करता है और स्त्री सार तत्व का योगदान करती है। यह सिर्फ आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि अफसोसजनक भी है कि एक इतना बुद्धिमान आदमी स्त्रियों के विषय में इतना गलत कैसे हो सकता है। इसका कारण यह हो सकता है कि संभवतः अरस्तु को स्त्रियों और बच्चों के जीवन के विषय में समुचित अनुभव प्राप्त नहीं हुआ होगा, और जब दर्शन शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व चलने दिया जाता है तो चीजें गलत हो सकती हैं। वास्तव में स्त्रियों के संबंध में अरस्तु के विचार का बहुत बड़ा नुकसान यूरोप के स्त्रियों को हुआ, क्योंकि अरस्तु का दर्शन ही यूरोप में एक सर्वमान्य दर्शन बन गया था और चर्च भी अरस्तु के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करती थी। और यही कारण है कि मध्ययुगीन यूरोप में स्त्रियों को दूसरी श्रेणी का मनुष्य समझा जाने लगा। यह था सोफी के संसार से अरस्तु के विचारों का सार। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। हम मिलते हैं सोफी के संसार के अगले भाग में किसी अगले दार्शनिक के साथ। धन्यवाद।